अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जो अर्ज़ व समा का मालिक है, जिसने आपकी और मेरी सांसों की लड़ी को परो रखा है, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम स्पेशल एपिसोड आप इसे इसलिए कह सकते हैं कि आज जो आटे के इश्यू पर पूरा पुंछ बंद रहा। सुधनोती और बाघ उसके साथ यकजहती के लिए खड़े रहे। सुधनोती और बाघ में भी बड़ी तादाद में लोग रोडों पे निकले। पुंछ के लोगों से यकजहती के लिए निकले और अपने हक के लिए निकले। और बिलखुसूस जो पुंछ में, जो रावलाकोट में जो सबसे बड़ा मुजाहरा किया गया, जो सबसे बड़ी गैदरिंग हुई वहां पे, उसमें आप कह सकते हैं कि हजारों के हिसाब में लोग रोडों पर उमड़ आए और इतनी बड़ी तादाद में लोग रोडों पर आए कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की आज तक अपने घरों से नहीं निकली। दर्जा हरारत माइनस था, टेम्परेचर माइनस था, सर्दी बहुत ज्यादा थी, मौसम की कैफियत इस तरह की नहीं थी कि लोग अपने घरों से निकल सकते, लेकिन उसके बावजूद बूढ़े, बच्चे, जवान बड़ी तादाद में निकले। इसलिए निकले कि जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का जो फैसला था, वो इतना मुतनाज़ा था कि वो आप कह सकते हैं कि एक तरफ वो लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद कर रहे हैं, बल्कि किया हुआ है। दूसरी तरफ जो स्मार्ट लॉकडाउन है, उनका वो अभी तक चल रहा है और हफ्ते में 2 दिन उनके कारोबार बंद रहते हैं और 2 दिन के अलावा 2 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन बचते हैं। 3 दिन में उनको अपने खानदान का सारा सिस्टम चलाना होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिस्टम चलाना तो होता है, इसके बावजूद आटा महँगा हुआ और आटा इतनी ज़्यादा महँगा हुआ कि आप कह सकते हैं कि जो 1500 रुपीज़ का मिलता था, वो आजकल वहाँ पर 2100, साढ़े 2100 या 2200 का मिलता है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो 2100-2200 का आटा है, वो लोग कैसे खरीदेंगे जब लॉकडाउन में लोग अपने घरों में। एक जो रेहड़ी वाला है, जो रेहड़ी लगाता है, जो सारा दिन रेहड़ी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता है, एक जो रिक्शे वाला जो रिक्शा चलाता है, एक जो पब्लिक सर्विस गाड़ी चलाता है, एक जो वो बंदा जो ट्रकों से सामान उतारता है, उसका दिन में काम होना चाहिए ताकि वो दिन में काम करेगा तो उसके बच्चों का पेट पाला जा सकता है। लेकिन वो काम नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, 4 दिन बंद और 3 दिन उसके पास बाकी है। बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने अपना हक रियासत के सामने रखा। इसी इश्यू पर हमने आज बात करनी है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे उनका तारफ करवा देता हूँ आपसे। मेरे साथ सरदार अनवर साहब दुबई में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम शाह साहब। सरदार साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबिक सियासी शोबा के सरबराह हैं। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं सदाकत अय्याज साहब हैं। सदाकत अय्याज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सदाकत सलाम, तमाम अय्याज। दोस्तों को सलाम। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं अब्दुल बारी खान सऊदी अरब से, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मेरे चौथे मेहमान नजाकत रजाक होंगे, जिनसे मैं आज की अपडेट लूंगा। जो अर्जा क्रास पे जो धरना दिया हुआ था, उन्होंने रोड बंद की थी। और मेरे जो पांचवें मेहमान होंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस वक्त जो धरना जारी है, जो शाहराए गाजी मिल्लत पे धरना अभी जारी है, मांग थोराड़ के लोग अभी वहां पे मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे किसी भी आदमी से राब्ता करूं और धरने की ताजा तरीन अपडेट आपके सामने रखूं। सरदार साहब, मैं आपके पास बिल्कुल फौरन आ जाता हूं, फौरन आ जाता हूं। आज आपने पूरा दिन लाइव मनाजिर देखे। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि जितना आप और मैं, यानी कि मैंने तो आज तक इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी नहीं देखे। लोग निकले, मतलब बिला तखसीस, बिला तफरीक, बिला सियासी इम्तियाज, सारी जमातों के लोग निकले और निकले अपने हक के लिए। उन्होंने अपना हक लेना था रियासत के सामने, उन्होंने अपना हक रखा अपना। लेकिन कुछ इंतशार भी हुआ दरमियान में, कुछ उस तरह से मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि लोग बड़ी तादाद में थे। क्या कहते हैं आप, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना मुश्किल था या क्या हुआ? शाह साहब, आपका आपके इदारे का शुक्रिया कि आप हमेशा जो मौजूदा इश्यूज होते हैं उनको बड़े बरवक्त लोगों को कनेक्ट भी करते हैं, तजियाती और साफ्ती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए लोगों को शऊर और आगाही से भी आगाह करते हैं और लोगों के सेंटीमेंट्स को उजागर भी करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम तारीखी तनाजुर में चीजों को देखें तो हमेशा तारीख हमें बताती है कि गुर्बत की खोख से या तो जराइम पैदा होते हैं या इनकलाब जन्म लेता है। यही हमारे तारीखी
जो नॉलेज है और तारीख की जो बुनियादें हैं वो इसी पर कायम हैं। आप जहां बैठे हुए हैं बेल्जियम में, आपके पड़ोस में फ्रांस में जो पहला इनकलाब आया वो सिर्फ और सिर्फ रोटी महंगी होने की वजह से ही आया था, और उस रोटी महंगी होने की वजह से फ्रांस ने एक जदीद माशरे की बुनियाद को की तश्कील दी थी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सरमायादाराना ऐद है और साथ साथ जो रियासत की जो तकसीम के ऊपर जो आलाकाराना और सहूलतकाराना हुकूमतें हैं, उनके जो दोगलापन है उसकी वजह से जो गुर्बत और जो करप्शन और जो महंगाई है उससे आम इंसान मुतासर हुआ है। और उसकी आपने तस्वीर, अमली तस्वीर देखी कि पुंछ के अंदर तमाम लोग सियासी वाबस्तगियों से, स्कूल ऑफ थॉट से बालातर होकर तमाम मकातब फिक्र के लोग, वो उस्ताद भी थे, वो मजदूर भी थे, वो ताजिर भी थे, वो वकला भी थे, वो तमाम शोबा जिनके से लोग जो इस गुर्बत से, इस महंगाई से तंग है, वो सड़कों पर आए और उन्होंने पूरी रियासत के अंदर एक पैगाम दिया कि ये जो सहूलतकार और आलाकार हुक्मरान तबका है, ये बुनियादी तौर पे आवाम के हकूक का गासिब है और आवाम जीना उनके लिए मुश्किल है। अब एक बात जो बड़ी अहम है कि जो लोग हुकूमतें करते हैं आलाकारी और सहूलतकारी की, तो उन्होंने हमेशा एजेंटोक्रेसी के जरिए अपने ताजरों के अंदर और इन अपने एजेंटों के जरिए वो चीजों को मुंतशिर भी करते हैं, चीजों को डिफ्यूज भी करते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स भी करते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आज जो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, अगर ये लोग जुर्रत के साथ ये लोग इसी तरीके से कायम रहते अपने मोर्चों के ऊपर, तो ये करप्ट हुकूमत और ये सहूलतकार और आलाकार हुक्मरान तबका झुकने पे मजबूर हो जाता और इनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पुलिस इंतजामिया है, बिलखुसूस हाई पुलिस ऑफिशियल्स, वो बुनियादी तौर पे टैक्सेस पे तनख्वाहें जो है वो आवाम के पैसों से लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो रियासत और रियासत के हुक्मरानों के गुंडे का किरदार अदा करते हैं और वो बुनियादी तौर पे चीजों को डिफ्यूज भी करते हैं और लोगों को लॉलीपॉप भी देते हैं। अब इसी तरीके से आज भी उन्होंने मुमकिन है अपने चंद जो नुमाइंदे होते हैं किसी न किसी शक्ल में, उनके लिए एज ए मुखबर या सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं। वो ताजरों के अंदर भी होते हैं, वो सियासी एलिमेंट के अंदर भी होते हैं, वो एजिटेशन के अंदर भी होते हैं। वो बड़े मासूमाना और मुनाफिकाना तरीके से कहते हैं जनाब हुकूमत से हमारी बात हो गई है, 5 दिनों के अंदर ये मसला हल हो जाएगा, 7 दिनों में हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा। तो वो ये डिले, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स में डिलेइंग टैक्टिक्स, और साइंस की रोशनी में इसको कहते हैं डिफ्यूजन और फ्यूजन, कि चीजों को आप डिफ्यूज करें, चीजों को आप जाहिर करें, इमोशंस के सेंटिमेंट्स को आप जाहिर करें। अब मुझे आप ये बताएं 10 दिनों के बाद दोबारा से लोगों को चार्ज करें, दोबारा से 10 दिन तक ये महंगा आटा खरीदते रहेंगे, 10 दिन के बाद दोबारा से हजारों की तादाद में लोग वापस सड़कों पे आएंगे, ये कौन सी हिकमत अमली थी। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन दोस्तों ने टाइम के मकाम पर और जिन दोस्तों ने शारा गाजी मिलत पे धरना दे रखा है, उन्होंने मज़ामती ट्रेंड सेट किया है। और मैं आपको बताता चलूं शाहिद साहब कि ये वो 2 लोग हैं, वो मुजामतकार हैं जिन्होंने गुज़श्ता 1 साल से अवामी सतह के ऊपर जो है तमाम लोगों को, जो सियासी पार्टियों में यरगमाल बने हुए थे, सियासी ग्रोह में यरगमाल बने हुए थे, उनसे उनको निकाल के उनको अवामी सतह पे लाके मुनज़्ज़म किया। और आपने देखा कि आज से 2-3 माह कबल इसी शारा दस्तूर के ऊपर मुजामतकारों ने अपना खून देकर थोराड़ के अंदर अस्पताल की तहरीक चलाकर वहां अस्पताल लिया सब डिवीजन के अंदर। ये वही लोग हैं जो अपने हुकूक के लिए हुकूमतों से, हुक्मरानों के एजेंटों से और पुलिस के इन गुंडागर्दियों के सामने शीशा पिराई हुई दीवार भी बनते हैं, अपना खून भी देते हैं। और आज वही दोस्त आवाम को लेकर शारा गाजी मिल्लत पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो जरूरत बनती है वो मुश्तरका मुजामती अवामी तहरीक की बनती है कि तमाम लोग अपनी सियासी पार्टियों से, अपने इलाकायत से बाहर निकलकर पूरी पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर के अंदर मुनज़्ज़म होकर अपने हुकूक की जंग लड़ना होगी। चाहे वो बुनियादी हुकूक की है, अस्पतालों की हो, चाहे वो आटे में सब्सिडी के खिलाफ हो, चाहे वो पानी चोरी के खिलाफ हो, चाहे वो दरिया चोरी के खिलाफ हो, चाहे वो जंगलात की चोरी के खिलाफ हो, चाहे वो रियासत की तकसीम के खिलाफ हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद ताकत दुनिया के अंदर हमेशा आवाम ही होती है। आवाम को मुनज़्ज़म करना होता है, आवाम मासूम होती है और आवाम के जज्बात के साथ हमेशा
जो है उसके अंदर रहने वाले लोगों ने जो उसको नामनाद क़यादत की आड़ में उन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट किया है। तो जब आवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, और आवाम के जो जज्बात होते हैं, आवाम की जो ताकत होती है, वो एटम बम से, वो मिसाइल से, वो टेंकू से ज्यादा होती है। इसलिए आवाम की ताकत ही लोगों को नई नस्लों के निसाब की और नई नस्लों की बका की बुनियाद फराहम कर सकती है, रियासत की तकसीम को रोक सकती है, अपनी आजादी का दफा कर सकती है, और नौजवान नस्लों को नई सिमतें दे सकती है। नई सिमतें दे सकती है, अवाम की ताकत दे सकती है। सदाकत याद साहब, आपके पास हूं। आज बाग में भी लोग रोडों पर निकल आए, बड़ी तादाद में लोग रोडों पर निकल आए। उन्होंने भी अपने मुतालबात रियासत के सामने रखे कि रियासत आटा जो महंगा कर रही है, ये उनके साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है उनके साथ। बड़ी तादाद में लोग वहां पे भी निकले। लेकिन क्या ये बेहतर तरीका नहीं है कि रियासत, जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं रियासत के अंदर, बाघ है, सुदनौती है, पुंछ है, सारे लोग मुश्तरका तौर पर एक जिद्दोजहद करें तो उस पर मेरा ख्याल अमल करवा सकते हैं। अगर बाघ वाले अलग होंगे, रावलाकोट वाले अलग होंगे, सुदनौती वाले अलग होंगे, तो ताकत तकसीम होती रहेगी, और इनको तकसीम करके वो गवर्नमेंट अपने मकासद पूरे करती रहेगी और इनको नहीं पता चलेगा। क्या कहते हैं आप इस पर? जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, और आपको सलाम पेश करता हूं कि आप बेल्जियम में बैठ के तो आज़ाद कश्मीर में जो भी इशू होता है उस पर प्रोग्राम करते हैं। देखिए, तकसीम तो एक तो हमारे नुमाइंदे हमें तकसीम करते हैं जो हमने असम्बलियों में भेजे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ तो जो पार्टियां चेंज करके दूसरी पार्टियों में गए हैं, तो वो वहां अपनी जगह बनाने के लिए इसको एक इश्यू बना के पेश कर रहे हैं। उनको गरीब से कोई गर्ज नहीं है। उसमें कुछ लोग पीटीआई में भी आए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में गए हमें छोड़ के, कुछ लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, वो सारी अपनी अपनी वहां पार्टियों में फुटिंग कर रहे हैं। वहां अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है। थोराड़ में देख लें, हॉस्पिटल उन्होंने लिया, प्रोटेस्ट किया, लाठी चार्ज हुआ। इसी तरह तोलीपीर वालों, वो तोलीपीर रोड पे हुआ, वो क्या हुआ, कितना बड़ा जुल्म हुआ। आज भी आप देख लें, बाघ, पुंछ, हवेली, सुदनौती, अगर ये मिलके, क्योंकि जो भी आजाद कश्मीर में कुछ भी होगा ये पुंछ डिवीजन से ही होगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है सब पे। ये अगर मिलके, मेरी जो राय है वो ये है कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करें, तब जाके ये मामलात हल हो सकते हैं। हमारे आईटी मुलाजमीन देख लें, वो 400-450 लोग वो सड़कों पे हैं। हमारे बाकी इसी तरह हॉस्पिटल देख लें, बाग से डॉक्टर लिख के देते हैं कि रावलाकोट शिफ्ट करें, रावलाकोट वाले पिंडी भेज देते हैं। हमारे पास 4 स्टिचेस लगाने के लिए बाग में कोई डॉक्टर नहीं है। ये सूरत हाल आप रावलाकोट में आए, वहां पे है। हम तकसीम है, जब तक हम एक नहीं होते हमारे साथ यही काम होता रहेगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो। जब तक हम लोग एक कुव्वत नहीं बनते, तब तक हमारे साथ ये काम होता रहेगा। हम तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे। अनवर साहब ने एक बात की कि रियासत की तकसीम। अनवर साहब, हमारा ये ईमान है कि पहले रियासत फिर सियासत। हम चूंकि ये हम तहरीक इंसाफ वालों पे इल्जाम आ रहा है कि हम कहीं रियासत को तकसीम करने जा रहे हैं या कुछ, बेफिक्र रहें, रियासत किसी सूरत तकसीम नहीं होगी। उस पे हम सब एक हैं, उस पे हम सब कश्मीरी हैं, उस पे तमाम पार्टियां बाद में, कश्मीर पहले। जब तक एक नहीं होंगे, हमारे साथ कभी आटे का मजाक होगा, कभी हॉस्पिटल्स का मजाक होगा, कभी स्कूलों का मजाक होगा, कभी हमारे आईटी मुलाजमीन के साथ मजाक होगा। हम पुंछ डिवीजन को एक होना पड़ेगा। ये मेरी अपनी जाती राय है। आपकी राय बहुत अच्छी है कि एक होना पड़ेगा। अब्दुल बारी खान साहब, मैं आपके पास हूं, चूंकि आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली सियासी तौर पर मुख्तलिफ माजों में काम किया, मुख्तलिफ ऐसी तहरीकों में काम किया आपने। आज आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, क्या फील कर रहे थे जब अवाम का जमे गफीर रावलाकोट की सड़कों पर, बाग की सड़कों पर, सुबनौती की सड़कों पर था, अवाम का जमे गफीर आप लाइव देख रहे थे? आपकी क्या फीलिंग्स थी तब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपके तमाम पैनलिस्ट को, नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, अर्ज। मैं यकीन माने आज जो ही मुझे टाइम मिलता था मैं लाइव आपकी कवरेज भी देख रहा था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जितने भी हमारे इस तरह के कोर इश्यूज होते हैं तो उनको आपकी जो टीम है वो बहुत ही जान फिशानी से उसको कवर करती है, चाहे वो तोलीपीर लसडन्ना रोड के हवाले से हो या हमारे जो दूसरे एजिटेशन जितनी भी मतलब पुंछ डिवीजन में या जिस जगह पे भी हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
थैंक यू। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि आज क्या सेंटीमेंट में बार बार कमेंट्स भी करता रहा आपके जो है ना जितने भी लाइव प्रोग्राम थे उसमें, कि हमारे ये जज्बात थे कि ये जो एजिटेशन हो रहा है, यकीन माने कि सबसे पहले तो मैं पुंछ डिवीजन के सारे लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इनके जज्बे को दो दो हाथों से सलाम करता हूं कि ये हुजूर लोग है और ये आज की बात नहीं है, 1947 से लेके आज तक जितनी भी एजिटेशन हुई है या जितना भी रोल है वो पुंछ का बड़ा कलीदी रोल है तारीख के अंदर भी और जितने भी मतलब मज़ामती तहरीकें उनके अंदर। तो आज मैं देख रहा था कि अगर मैं होता तो मैं आज पहली सफों में जो है ना होता, लेकिन अफसोस कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं दियारे गैर में, लेकिन हमारे जज्बात वहां हैं, हमारे भाइयों के साथ हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं आपके बातों को सेकंड करता हूँ, ये हमारे सरदार अनवर साहब ने या सदाकत भाई ने जो चीजें कही हैं कि ये हमें एक बिखरी हुई जिदोजहद या इस तरह से क्या होता है कि लोगों की सेंटीमेंट भी खराब होते हैं, हमें वो नहीं करनी चाहिए। हम सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ, लोग सुन रहे हैं आपकी कैमरे की आंख, आज मीडिया का दौर है, ये घर घर पहुंचा रही है कि हमें एक मुश्तरका मतलब जिदोजहद की तरफ जाना चाहिए। मुश्तरका जिदोजहद की तरफ किस तरह से कि एक मुश्तरका पहले पुंछ डिवीजन की सतह पे एक जो है ना बॉडी बनानी चाहिए मुख्तलिफ माजों की, मुख्तलिफ जो हमारी जो वेलफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी हमारी एजुटेशन के इस हवाले से है मूवमेंट जो मुख्तलिफ मतलब है, उन सबको एक मुश्तरका बॉडी बनानी चाहिए। मुश्तरका बॉडी बना के ताकि हमारी मुनज़्ज़म तहरीक हो। आज भी जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि कुछ लोग अभी ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, कुछ खाट बाजार में नीचे आ गए थे और कुछ लोग प्रोग्राम करके चले गए और कई लोगों को हमारा अभी नीचे गाजी मिल्लत रोड पे खाट बाजार में और उधर हमारा धरना अभी जारी भी है। हमारे नौजवान हमारे साथ राब्ते में है, हमारे मांग थोरार के काफी साथी हैं जो कि लाइव हमें वहां से बताते भी रहे पूरा दिन। तो इसी तरह से कहने का मकसद ये है कि हम एक मरकजी सतह पे पुंछ डिवीजन की पहले एक बॉडी बनाई जाए तमाम माजों की, तमाम जो है ना जितने भी एजुटेशन मूवमेंट है इसकी। उसके बाद क्या हो कि इसको कॉपी करते हुए मेरी अर्ज होगी बाकी डिवीजन से भी, मुजफ्फराबाद से और मीरपुर डिवीजन से भी, वो भी इस चीज को आकर के हमारी तहरीक का, चूंकि ये आटा किसी एक का या फर्द का हिस्सा मतलब वो जरूरत नहीं है, ये पूरे आजाद कश्मीर के लोगों पे ये आटा का बम गिराया गया है। तो इसके लिए सब लोगों को इसमें पेश ना है। अब जब पुंछ डिवीजन इसमें लीड लेगा तो बाकी डिवीजन भी उसको करेंगे और जैसा कि हमारे जो है ना पैनलिस्ट ने पहले कहा कि मुजफ्फराबाद की तरफ नेक्स्ट हम कॉल देंगे। अगर मुजफ्फराबाद की तरफ जब हम होगा तो वज़ीर आज़म हाउस के सामने सेक्रेटेरिएट में हमारा अगर एहतजाजी धरना वहां पे जारी रहे जब तक कि हम नोटिफिकेशन लेंगे नहीं तब तक, यानी ये जो दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा अमाउंट का ये जो नोटिफिकेशन है इसको कैंसिल करवाना है कि जब तक ये जो जायद अमाउंट का है अगर ये हम कैंसिल नहीं करवाएंगे तो उस वक्त तक वहां से उठना नहीं है हमारे नौजवानों ने। ये चीज जब हम कमिटमेंट के साथ वहां पे हम मुजफ्फराबाद में मार्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड एक होगा, लोगों के सेंटीमेंट इससे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है ना लोगों को एक होप और उम्मीद पैदा होगी। तो कहने का मकसद यह है कि हमें फैसला कौन उस चीज पे नजर रखनी चाहिए और ये बिखरी हुई जिदोजहद जो है ना ये बिखरे हुए लोगों की तरह नहीं, एक जो है ना समेट के और हमें एक मरकजी बॉडी के तहत ताकि वो कल मुज़ाकरात करे या कल कोई भी चीज करे तो एक मरकजी सतह पे हमें इसको लेकर के आना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आमिर मैं आपकी तरफ आऊं। आमिर आज आपने भी देखा सारी यूथ रोडों पे थी, आप यूथ के एक लीडर हैं, आप यूथ के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या कहते हैं आप यूथ के सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद आप मेरा ख्याल है इस प्रोसेस में शामिल नहीं थे। मैं शायद मेरे साथ नासिर सरवर शायद मेरे साथ जुड़े हूँ, मैं नासिर सरवर से बात करके वापस आपके पास आता हूँ, वो धरने में। अस्सलाम वालेकुम नासिर 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 सरवर साहब, किधर हैं आप? अभी धरने में आप? धरना अभी खत्म हो गया है। धरना आपने खत्म कर दिया है? धरना कैसे खत्म हुआ? धरना मुज़ाकरात से खत्म हुआ या आपके मुतालबात तस्लीम हुए? धरना कैसे खत्म हो गया? धरना मुज़ाकरात से खत्म हुआ है। जो प्लम्बरिंग की इंतजामिया आई थी उनके साथ तो मुलाकात नाकाम हो गए थे, जो कमेटी तश्कील दी गई थी उससे। तो बाद जो है वो कमिश्नर पहुंचे जो उन्होंने जाती हैसियत में गारंटी दी है 5 दिनों की। अच्छा, तो 5 दिनों जो कीमतों में इजाफा है वो पुरानी सूरत पे बाहर किया जाएगा, इस पर
उन्होंने भी तहरीर तौर पर गारंटी दिया था खत्म हुआ है। नासिर सरवर साहब, मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि आपकी जो कमिश्नर पुंछ से जो मुज़ाकरात हुए आपके, कोई रिटर्न थे या ऐसे ही वर्बली आपने मुज़ाकरात किए और उन्होंने गारंटी दी और आपने धरना खत्म कर दिया? आवाज नहीं आई आपकी। नासिर मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जो कमिश्नर पुंछ से बात हुई है वो वर्बली हुई है या कोई आपने बाकायदा तौर पर उसको आपका उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसएसपी सदौती थे वो भी मौजूद थे, डीसी सदौती भी वो भी मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन यहाँ से जो गया कि वो इंतजामिया को कहा गया कि आपके इख्तियार में नहीं है कि आप इस किस्म की किसी किस्म की गारंटी दें, तो फिर उन्होंने बतौर गारंटर जो है कमिश्नर पुंछ को लाया है, तो उन्होंने गारंटी दी है 5 दिन की कि 5 दिन के अंदर जो इजाफा पूरी तौर पर वापस दिया जाएगा। अच्छा, 5 दिन के, लेकिन आपका उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये ऐसी बातचीत हुई है आपकी? एग्रीमेंट ही हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिला इंतजामिया सारी यहाँ पे मौजूद थी। रिटर्न हुआ है? जी। अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, आपके मुतालबात तस्लीम किए गए, आपको मुबारक हो, आपने बड़ा काम किया है। आपने सारा दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी, आप रोड पे रहे सारा दिन। आपकी इस कामयाब जिद्दोजहद को हम सलाम पेश करते हैं, आपकी इस निजामतकारी को हम सलाम पेश करते हैं, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सरदार साहब मेरे साथ नासिर सरवर थे। लेटेस्ट अपडेट ये है कि धरना खत्म हो गया है। कमिश्नर पुंछ वहां पे आए हुए थे और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं कमिश्नर पुंछ के साथ, और कमिश्नर पुंछ ने ये कहा है कि 5 दिनों के अंदर अंदर कीमतें वापस पुरानी सतह पर चली जाएंगी और धरना अभी वहां से खत्म हो गया है। आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर, जी जी आप यूथ के लीडर हैं, आप यूथ में, लेकिन आज वहां पे मौजूद नहीं थे आप। आपको वहां पे मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि ये यूथ का इतना बड़ा काम था, सारी यूथ रोडों पे थी आज, लेकिन आप वहां पे मौजूद नहीं थे, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल सरदार साहब, सदाकत भाई, बारी साहब, तो सबको मेरा सलाम। हुजूर, बात यह है शायद भाई कि कोई आज से 5-6 दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से हल्की फुल्की मुझे चोट भी आई थी। तो चूंकि मैं ट्रैवल एज सच लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए वहां गया नहीं था। वैसे ये एजिटेशन का दौर चूंकि पिछले काफी दिनों से तो चल रहा है मुख्तलिफ इशूज पर, तो अगले मरहले में इंशाल्लाह आप हमें फील्ड में देखेंगे अपने नौजवानों के साथ। दूसरी बात ये है वो ये है कि चूंकि ये सारी दुनिया का मारूफ उसूल है कि जहां कहीं भी अवाम जो होती है, जो उस टेरिटरी के लोग होते हैं, उनके खिलाफ जब भी कभी मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है या जो अवाम के मुफाद में नहीं होता, तो लोग एजिटेशन के लिए बाहर निकलते हैं, फिर मुज़ाकरात होते हैं और चीजें अपनी जगह पे आती हैं। बाज़-औक़ात गवर्नमेंट मुतालबात मानने की पोजीशन में हो तो मान लेती है, बाज़-औक़ात नहीं। असल चूंकि जो हकायक है इसके पसे पुश्त, उनको मेरी नजर से उनको देखना इसलिए बड़ा जरूरी है कि हकीकत ये है कि आजाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट इस वक्त आटा महंगा करने की जो बुनियादी वजह थी, वो वजह ये थी कि पाकिस्तान में आटे का रेट थोड़ा सा ऊपर गया, तो उन्होंने इस बात को बेस बनाकर पब्लिक को, चूंकि इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन 6 महीने बाद है, तो उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने आटा महंगा किया है और उसकी वजह से आजाद कश्मीर में हमने आटा महंगा कर लिया। चूंकि जब फारूक हैदर साहब सोए हुए थे, उन्होंने जब आटा महंगा किया तो विद इन 3-4 डेज पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है वो वापस अपनी जगह पे आ गई है। इवन देन शुगर की जो कीमत थी वो भी 104-5 रुपए से वापस 70 रुपए पर केजी पर आ गई है। तो वो अब ये है कि अब बुनियादी तौर पर वफाक को भी देखते हुए आटे की कीमत को महंगा करने का कोई जवाब बनता नहीं है कि आजाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे। दूसरी मेन चीज ये है कि वो फारूक हैदर साहब लोगों को ये कहते हैं जी कि हमारे बजट में से 15 अरब रुपए जो है तो वो काट लिया गया, इसलिए हमें पैसों की जरूरत है और हमने आटा महंगा किया है। गुजारिश ये है कि आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि पिछली दफा के बजट से 20 से 25 अरब रुपया इजाफी बजट आजाद कश्मीर की हुकूमत को बिला तखसीस
कि वो नून लीग की हुकूमत है या किसकी हुकूमत है। खान साहब ने रिलीज किया लोगों की फलाह बहबूद के लिए, पब्लिक के लिए। अब देखें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वफाकी सतह पर खान साहब ने कल परसों अपना हेल्थ कार्ड का इजरा किया, जो पूरे आजाद कश्मीर के हर घर में, हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा। अब इसी तरह की एजिटेशन, जिस तरह बारी साहब कह रहे थे कि हमने डिविजनल सतह पर बनाकर या पूरे आजाद कश्मीर की सतह पर जाकर हमें यह करना चाहिए कि आजाद कश्मीर के जो हॉस्पिटल्स पैनल पर आए, उस हेल्थ कार्ड की वजह से, उस हेल्थ कार्ड के लिए जो हॉस्पिटल पैनल पे हैं, हमें सारे उनमें डॉक्टर्स की हाजिरी को, उनमें मेडिकल के निजाम को बेहतर बनाने के लिए भी एक जदोजहद करनी चाहिए, ताकि वो कार्ड जिस बंदे, जिस गरीब के पास है, बेचारे के पास, वो जब हॉस्पिटल जाए तो उसको रावलपिंडी या इस्लामाबाद ना रेफर कर दिया जाए, बल्कि उसको आजाद कश्मीर के अस्पतालों में फ्री इलाज मिल सके। तो मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि नौजवान और पुंछ बिलखुसूस इस हवाले से, पुंछ चूंकि पुंछ पूरी डिवीजन और पुंछ जिला, बिलखुसूस पुंछ जिला पुंछ जो है वो इस हवाले से बड़ा प्रोमिनेंट रहा है कि किसी भी तरह की एजिटेशन हो या इनकलाबी स्टेप फॉरवर्ड करना हो या इनिशिएटिव लेना हो तो पुंछ उसके लिए आगे आगे रहता है। इसमें किसी पार्टी का मसला नहीं है, इसमें किसी मतलब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है, ये एक अवामी इशू है। उसके ऊपर जो लोग बाहर निकले, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और हम थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, हमने अपनी तरफ से पूरा रोल भी उसमें दिया, और इंशाल्लाह हम आगे अगले वक्त में, जो आने वाला वक्त है, उसमें एजिटेशन में प्रैक्टिकली भी वहां मौजूद होंगे। तो मैं इस बात के साथ, शायद भाई मैं कहीं मीटिंग में जा रहा था तो मुझे ताहिर भाई ने फोन किया, तो मतलब मैंने ज्वाइन किया, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो मैं माजरत के साथ, चूंकि लेट हो रहा हूँ, मैं मीटिंग में जाऊंगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात होगी, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। ओके, थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ वापस इसलिए आना चाहता हूं कि मैंने आपको एक लेटेस्ट अपडेट दी है कि कमिश्नर रावलाकोट, कमिश्नर पुंछ ने ये उनको गारंटी की है कि हम आपके मुतालबात को तस्लीम करते हैं, 5 दिनों के अंदर कीमत वापस हो जाएगी। आपने एक पहले अपनी जो बात की थी उसमें एक मिसाल दी थी कि फ्रांस में इसी रोटी से इनकलाब आया था, तो क्या ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये रिवाइवल हो जाएगी, कीमतें वापिस आ जाएंगी अपनी सतह पर 5 दिनों के अंदर अंदर? पहली तो बात यह है, शाहिद साहब के जो मौजूदा कमिश्नर हैं, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे। 25-30 साल से हमने इकट्ठा सफर किया है, इकट्ठा थानों और जेलों की जिंदगी गुजारी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैंने पिछली दफा भी जब इसी थोराड़ के लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ और उनकी को खून बहा, तो उस वक्त भी मैंने सोशल मीडिया में भरपूर तरीके से अपने उस दोस्त की मजम्मत की थी, मसूद रहमान साहब की, कि मसूद रहमान साहब, आप रियासत के बेटे बनकर सोचें, आप रियासत के आवाम के शहरी बनकर सोचें, आप फारूक अदर के या मसूद खान के पर्सनल नौकर बन के ना सोचें। और उसके जो कमीशन बना था, जो दोस्तों को खून निकला था, उसकी कोई रिपोर्ट इंक्वायरी नहीं आई। उसके बाद जो तोलीपीर रोड के ऊपर जो 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, गपला है, उसके ऊपर रावलाकोट के अंदर हमारे जब्बूते के बुजुर्गों को बेदर्दी से मारा गया। सरदार साहब, 1 मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा, इसलिए कि मुझे आतिफ ने ज्वाइन किया है। आतिफ सारा दिन लाइव करते रहे रैली को, वहां पे एक जगह पे प्रॉब्लम हुआ था, मैं प्रॉब्लम जान सकूं कि प्रॉब्लम क्या था। आतिफ, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताएं कि जो प्रॉब्लम हुआ था, कि आधे लोग कह रहे थे कि धरना ऊपर होगा, आधे कह रहे थे कि नीचे होगा, उसमें क्या इश्यू था? नहीं, आतिफ से नहीं राब्ता हो रहा है। सरदार साहब, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब तोलीपीर की जो रोड है, जिसको ऊपर 30 करोड़ से ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन में तहकीक सामने आई है कि 30 करोड़ से ज्यादा घपला है, जिसका धरना जो है वो 23 तारीख को दोबारा दिया जाना था। वहां बुजुर्गों के साथ लाठीचार्ज, आंसू गैस और तशद्दुद हुआ। उसके ऊपर भी मसूद रहमान साहब, कमिश्नर साहब ने आके माफिया मांगी और कहा कि मैं बहुत जल्द इंक्वायरी करूंगा। उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि मौजूदा कमिश्नर हो या डीसी हो, ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि ये हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, और हुक्मरानों ने आगे इनको एज ए डीलर के तौर पर रखा हुआ है, एज ए ब्रोकर के तौर पर रखा हुआ है। तो इस वक्त जो पुलिस इंतजामिया है रियासत पूरी के अंदर, वो एज ए क्या ब्रोकर का किरदार अदा कर रही है आवाम और हुक्मरानों के दरमियान में। और हमेशा कॉलोनियल जो स्टेट होती है उनमें ऐसा ही होता है। मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा
कि आपने देखा कि इसी रियासत के अंदर इसी पुलिस ने नादिदा कुत्तू के कहने के ऊपर नईम भट्ट को शहीद किया और नईम भट्ट के कातलों को वापस इसी रियासत ने प्रमोशन दी हुई है और 302 की एफआईआर उनके ऊपर कटी हुई है और वो 302 की एफआईआर हम रावलाकोट से लेके उठे और अब वो डीसी और वो एसपी उनकी प्रमोशन होकर गवर्नमेंट उनकी सरपरस्ती कर रही है। यही पुलिस इंसानिया है जिन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर पीएनए के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया, लोग जख्मी हुए। यही पुलिस है जिसने कोटी के अंदर, रावलाकोट के अंदर लोगों को, आवाम को तशद्दुद किया। आप मुझे बताएं कि ये जो कमिश्नर है, डीसी हैं, एसपी हैं, क्या इन्होंने इन करप्ट हुक्मरानों को भी कुछ कहा? क्या इनके बच्चों को भी कुछ कहा? ये जो मौजूदा हुक्मरान है, माजी के हुक्मरान है या मुस्तकबिल के हुक्मरानों के, इनके बच्चों ने तो कभी एक दिन भी नौकरी नहीं की है, तो इनके बच्चों के पास ये करोड़ों रुपया कहां से आता है? इन्होंने तो अपनी सियासत जो है, जो आज जाके अपनी रियासत को, अपनी सियासत को, अपनी सकाफत को, अपनी तारीख को किसी ने जाके जो है वो लाड़काना में बेचा है, किसी ने जाके बनीगाला में बेचा है और कोई जाके रायगढ़ में बेच रहा है और कोई जीएचक्यू में बेच रहा है। तो बुनियादी तौर पे तो जो हमारे रियासती आपका ख्याल यह है कि कीमतें वापस अपनी जगह पे 5 दिनों में नहीं आएंगी? मैं ये समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स है, इसलिए कि आधे लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिनों में क्या कीमतें करेंगे, आधे लोग जो अड़ गए उनके साथ तय के ऊपर, शारे गाजी मिल्लत के ऊपर, तो वहां आधे को कहा कि हम 5 दिनों में करेंगे। भाई जो कीमतें हमने 5 दिनों के बाद करनी है तो वो अभी कर लें, आप इस वक्त कर लें, क्या फर्क पड़ता है आपके कीमतों के। और दूसरी बात ये जो मुनाफिकाना रोल है, कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो ये करोड़ों रुपए के क्या गवर्नमेंट के खर्चे लेकर जाके क्या लाहौर के अंदर जो है मरियम नवाज साहिबा और उनके आगे हाजिरी देते हैं, वो करोड़ों रुपया रियासत का खर्च होता है, वो रियासत के आवाम के पैसे खर्च होते हैं। रियासत के पैसे से कभी जाके जो है ना वो लाड़काना में सलामी दी जाती है, कभी जाके जो है वो रायमंड में सलामी दी जाती है, कभी जाके बनीगाला में सलामी दी जाती है और कभी जाके जीएचक्यू में सलामी दी जाती है। तो रियासत के पानी ये लूटते हैं। मैं एक बात और पता करना चलूं, क्योंकि सदाकत साहब मेरे अजीज हैं, बारी साहब मेरे अजीज हैं और आमिर मेरा अजीज है, मैं इनको बताता चलूं कि ये हमारे पर कोई एहसान नहीं करते। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 10 लाख से ज्यादा लोग यूरोप के अंदर मौजूद हैं, 5 लाख के करीब मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। खाली ज़र मुबादला जो है वो जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर का लेता है तो वो कई अरबों में बनता है और 380 मेगावाट पूरी रियासत की बिजली की जरूरत है और 2000 मेगावाट के करीब हम जो है बिजली पैदा करके इनको दे रहे हैं। हमारे आबू अजदाद के घरों को, उनकी कब्रों को जो है वो जेरे आब करके जो है वो पंजाब के जो है वो इस कदर रोशन हो रहे हैं, उनकी जमीनें सैराब हो रही है, उनकी फैक्ट्रियां चल रही है। उसके बदले में हमें अंधेरे, हमारे लोगों को लाठियां, हमारे लोगों को गोलियां मिल रही हैं। इससे मैं इन दोस्तों से कहूंगा कि ये जो शख्सियत परस्ती होती है, ये जो है बुत परस्ती से ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि शख्सियत परस्ती का दिमाग होता है और जब आप शख्सियत परस्ती पे जाते हैं तो वो शख्स फिरौन बन जाता है, चाहे वो बाजवा साहब हो, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो, चाहे वो जरदारी साहिबा हो। हमें अपनी सियासत को उनके सामने रहन नहीं रखना है। जी हमें लोगों को एतमाद देना है और अपने वसाइल के ऊपर अपनी हक हुक्मरानी और अपनी हक की मलकियत की बात कर रहे हैं। हम अपनी शिनाख्त की बात कर रहे हैं, हम अपने वकार की बात कर रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। लेकिन ये जो अवामी हुकूक हैं, इन अवामी हुकूक पर आज तक उस तरह की पावरफुल तहरीक चली नहीं है, ना तो आपकी पार्टी ने चलाई है, ना किसी दूसरी सियासी पार्टी ने चलाई है। उस तरह की तहरीक कोई आज तक इस पर चली नहीं है। सदाकत अय्याज साहब, बाद में क्या आप पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि जो 5 दिन का टाइम कमिश्नर पुंछ ने लिया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि 5 दिनों में कीमत वापिस हो जाएगी? दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा वो ये है कि बाद में एक एफआईआर कटी थी वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर और उनके बाकी दोस्तों के खिलाफ के ये लाहौर में कोरोना का, उसमें कोविड-19 की खिलाफवर्जी करते हुए गए हैं, उसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? शायद साहब, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नोटिफिकेशन करके रोड का, तो डिप्टी कमिश्नर ने उसको कैंसिल करके तो वो 24 फुट से 12 फुट कर दी। उसका आज तक कोई किसी को पता चला? प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन, ये हमें ड्रामा हमारे साथ किया गया कि डिप्टी कमिश्नर कैंसिल कर रहा है। तो एक कमिश्नर वादा करके आ गया, वो लिख के दे के आ गया, उसके इख्तियारात में क्या है? आया वो प्राइम मिनिस्टर को साइड पे करके तो अब पुंछ रीजन के लोगों को वो उस पुरानी कीमत पे आटा दे सकता है? नहीं, ये झूठ है। ये धरना खत्म करने के लिए एक लॉलीपॉप था। एफआईआर कटी, बिल्कुल कार्रवाई पुलिस ने इस हद तक की कि पेपर लेके अपने रिकॉर्ड में रख लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहां
अगर मैं अनवर साहब, मैंने पिछले दिनों कोई बैरिस्टर साहब के साथ मेरा हो गया था स्टेज पे, क्योंकि वो वडेराशाही सिस्टम और मैं एक नजरिए के साथ चलने वाला, तो एसपी बाग उसने मुझे खुद आके गिरफ्तार करवाया। एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर को वो कायद कहता अपना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो कहता है कि मेरे कायद का इसने रास्ता रोका, तो वो क्या फारूक हैदर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं शाहिद साहब? कभी जिंदगी में नहीं। ये इनके जाती मुलाजमीन है, ये स्टेट के मुलाजिम नहीं है। हम बेवकूफ लोग टैक्स जमा कराते हैं, ये हमारे पैसों पे अयाशी करते हैं। अनवर साहब दुबई में, बारी साहब सऊदिया में, मैं 14 साल खुद कनाडा में रहा हूं, मैं सख्त से सख्त काम करता था। मैं पैसे जमा करके लेके आया हूं कि यहाँ आके सियासत करें, अपने लोगों के हुकूक की जंग लड़ें। मेरे पास पैसे जब भी खत्म होंगे मैं वापस जाके नौकरी करूंगा, फिर पैसे बना के फिर आके लोगों की हुकूक की जंग लड़ूंगा। दुख ये होता है कि जो आज की हमारी यूथ है वो एक फोटो पे बिकती है। वो किसी भी लीडर के साथ एक फोटो बनवा के वो खुश हो जाते हैं कि हमने इसके साथ फोटो बनवाया है। ये आज हमारी यूथ की सोच है। पुंछ डिवीजन की जो सियासत थोड़ी बहुत मैंने देखी हुई है या पढ़ी हुई है, हमेशा ये रहा है कि वहां के लोगों ने बगावत की है, चाहे वो 1832 की बगावत हो, 1947 की हो, चाहे वो आज के दिन की हो। आज भी पूरे आजाद कश्मीर में आटा महंगा हुआ है। अब पूरा आजाद कश्मीर उठा के देख लें, सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं से रिएक्शन आया है तो वो पुंछ डिवीजन है। और पुंछ डिवीजन में भी खास करके जो रावलाकोट के लोग हैं, अब अगर उस तरह से कहें तो वो आज भी वही पुराना ज़हन है कि डंडा लेके निकलते हैं। क्या फारूक हैदर साहब ने तोलीपीर में, जो तोलीपीर रोड पे जो प्रोटेस्ट हुआ, हमारे बुजुर्गों को जो मार पड़ी वहां, फारूक हैदर साहब ने आज तक कोई माजरत की? प्राइम मिनिस्टर है स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर वालिद होता है, क्या उन बुजुर्गों से माफी मांगी? नहीं। आज तक कोई गवर्नमेंट का वफद वहां पे गया उन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए? नहीं। वहां से उठते हैं, लॉकडाउन लगा के लाहौर जाके जलसा अटेंड करते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की गाड़ियां आएंगी, आप बैठ के आए। और वहां जो इन्होंने रियासत की तजलील करवाई वो ये थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जमीन पे बैठा हुआ है और उसकी लीडर वो ऊपर बैठी हुई है, जो कन्विक्टेड है करप्शन केसेस में। वो आजाद कश्मीर से उठ के आके उसको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं पीटीआई का हूं तो नून लीग के खिलाफ कोई बात होगी, नहीं। मैंने अपने पार्टी सदर का रास्ता रोका, क्यों? उसने मेरी इज्जत के खिलाफ बात की। मैं पीटीआई का, अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कल कुछ कहते हैं हमारी क्यादत को नहीं पूछते, मैं कश्मीरी पहले खड़ा होऊंगा साइड पे कि कश्मीरियों को अपनी पहचान दो। इन्होंने हमारी जो पहचान है उसको खत्म कर दिया। फारूक हैदर साहब रोते हैं कि जी बजट नहीं है। आज से एफआईआर कटी हुई है बात थाने में, पहले तो हो सकता है फारूक हैदर साहब की स्टेटमेंट थी। एक बात करके खत्म करता हूं कि आज से 1 महीना पहले फारूक हैदर साहब की स्टेटमेंट थी कि पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की जिसने हमें हमेशा टाइम पे बजट दिया। वो बजट किधर गया? वो इलेक्शनों के लिए इन्होंने पैसे बचा के रख लिए कि गरीब से इन्होंने छीन एकदम से, एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने छीना है। इसके लिए हमें पुंछ डिवीजन, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ पुंछ डिवीजन पे, इसलिए कि पुंछ डिवीजन में गुर्बत ज्यादा है। जफराबाद और मीरपुर डिवीजन से पुंछ डिवीजन के लोग ज्यादा गरीब हैं, वेल एजुकेटेड हैं और वो बगावत करने का ज़हन रखते हैं। वो निकलेंगे तो ये लोग साथ चलेंगे। अगर तो ये 600 से 1200 हो जाएगा, ये कम नहीं होगा, चाहे पुंछ डिवीजन कुछ भी लिख के दे दे। कमिश्नर पुंछ कुछ भी लिख के दे दे, ये कम नहीं होगा। तोलीपीर रोड वाला इश्यू लेके आपके पास वापस भी आऊंगा, लेकिन बारी साहब आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर पुंछ ने जो एग्रीमेंट किया है अभी, आप उससे कितना आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि कीमतें वापस हो जाएंगी, अपनी पुरानी सतह पे वापस चली जाएंगी 5 दिनों के अंदर अंदर? क्या आप इससे एग्री करते हैं, या ऐसे ही ये डिले फैक्टर्स था, डरने वालों को वहां से उठाना था, ट्रैफिक की रवानी को बहाल करना था, वो उन्होंने कर दिया? जी शाहिद साहब, इस पे जैसे अनवर साहब ने सर असल बात की है, मैं इन्हीं की बात को बिल्कुल जो है ना इंडोर्स करूंगा कि ये डिले टैक्टिस है। एक कमिश्नर पुंछ, जैसे कि यहाँ सब लोगों के सामने आपने भी कवर किया, वहां हमारे साथ जो हमारे सफेद रेशा बुजुर्गों को रोड में लेटा लेटा के, तो जैसे मकबूजा कश्मीर में भी नहीं मारा जाता, मारा गया। 15-15 पुलिस वाले हो गए, ऐसे लगता था जैसे तो
मतलब जो है ना फलस्तीन के अंदर भी नहीं होता है, ऐसे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता है। अगर वो मार रहे थे वहां, अगर ये पुंछ अपने कमिश्नर हैं जो पुंछ डिवीजन के, तो इनकी अगर यकीन दहानियों से या कोई मसला अगर नहीं बना है तो यहाँ हम इनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इनसे जो है ना कुछ ये 5 दिन में नोटिफिकेशन बाकी जो है ना ये विड्रॉल हो जाएगा और कीमतें वापस पिछली पोजीशन में चली जाएंगी। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि हमें हमारे नौजवान, चूंकि आपका चैनल अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कैमरे की आंख दिखा रही है, तो हमारे जितने भी ये शुरका थे यहाँ और जितने इंतजामिया के लोग थे, यानी स्पेशल माजूम के जो सरकर्दा लोग हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि तहरीक को मुनज़्ज़म करें। इंतजामिया आपके साथ डिले टैक्टिस का है। तरफ 26 तारीख को इन्होंने कुछ एक मीटिंग भी रखी हुई है, मैं इन लोगों से राब्ते में हूं, तो एक मीटिंग, उसी मीटिंग में ये करके तो एक फाइनल बनाए पुंछ डिवीजन की, जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि लीड ले, बाकी डिवीजन भी इसको करें, और ताकि रियाज़ का घेराव कर, ये एक लंबी जिदोजहद है, ये इतना जल्दी उनको तो जैसे आपने कहा उन्होंने इंतजामी रोल अदा कर दिया पुंछ ने, तो उसमें तो कोई ये नई बात नहीं उनसे होने वाली, उनका यही रोल बनता, उनसे मुतवाके यही था और उन्होंने वही किया अपनी नौकरी की। उससे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी उम्मीदें लगाना तो ये खामख्याली होगी। यहाँ मौके की जो है ना वसातत से एक बात ये भी आता चलूं। जी बोले बोले बोले। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहाँ पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के आजाद कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, ये तहरीक आजादी का बेस कैंप है। उस तरफ मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने क्या किया, ये 35A और 370 खत्म करके तो वहां पे क्या क्या जुल्म कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, मेरे साथ क्योंकि मकबूजा कश्मीर के साथी ये काफी इंजीनियर्स हैं, उनसे वहां पे सब्सिडी नहीं उठाई गई। जितनी चीजें उनकी अशिया खुर्दोनोश है, आटा और अशिया खुर्दोनोश रोजमर्रा की जितनी भी है, सब्सिडी स्टिल बहाल है, ठीक है कि नहीं। यहाँ इन्होंने मतलब जो है ना, यहाँ पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों को, इस्टेब्लिशमेंट को, इन लोगों को भी होश के नाखन लेने चाहिए। और ये इस तरह के जो आवाम के ऊपर बिलाजवाज जो बम गिराए जा रहे हैं महंगाई की सूरत में, और एक एक महीना आप खुद सोचेंगे जो गरीब लोग हैं 2-2 दफा इजाफा करके और 500 से 700 रुपए का अगर इजाफा करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी फिर। तो मतलब जो है ना, डेफिनेटली बात है कि ये अपने मतलब जैसे सरदार अनवर साहब ने जो इंडिकेशन दी है कि हमें तो रियासत पे अपने वसाइल के लिए, अपने हक के लिए लड़ना है, तो फिर ये है कि फिर ये भूल जाए कि जो है ना कभी ये कश्मीर इन उसके लिए था, या ये फिर हमें अपना हक इनसे छीन के लेना पड़ेगा। सरदार साहब सारे जितने मेरे पैनलिस्ट हैं आज सारे आपसे एग्री कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। मैं आतिफ से पूछ लूं, आतिफ आपको मेरी आवाज आ रही है? आतिफ को मेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन सरदार साहब सारे पैनलिस्ट, मेरे जो जितने पैनलिस्ट हैं आज सारे आपसे एग्री कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार साहब। लेकिन नहीं, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन, आटे का इश्यू तो है अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो लेस्टरना जो रोड थी उस पे भी चूंकि धरना 23 तारीख को दिया जाना था, 23 तारीख को उसका धरना था, अवामी जो एक्शन पुंछ एक्शन कमेटी थी उसने डिसीजन किया था उसका, लेकिन उसको भी डिले टैक्टिस के जरिए 10 दिन और लेट किया गया। इसमें क्या इशू आ रही है आपकी? शाह साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं पहली तो बात यह है कि सद्दाम अय्याज साहब और बारी साहब खुद पढ़े लिखे नौजवान साहिब राय और साहिब बसीरत दोस्त हैं, और वो भी धरती का उतना ही दर्द रखते हैं जितना हम रखते हैं। सियासी नजरियात, सियासी सोचें जो है, ये हर बंदे का बुनियादी हक होता है इख्तिलाफ रखना और इत्तेफाक करना, लेकिन एक बात तय है कि ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान अपनी माँ से दुनिया की तमाम औरतों की बानिस्बत ज्यादा प्यार करता है। ये आप बेल्जियम में हैं, आप बेल्जियम में हैं, और ये दुबई में, मैं दुबई में हूं, बारी साहब सऊदीया में हैं, सद्दाम साहब कनाडा रह के आए, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि सद्दाम साहब को अपना बाग दुनिया से सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा अजीज है। बारी साहब को अपना कोकोट सबसे ज्यादा अजीज है, और आपको भी अपना कोकोट बहुत अजीज है। ये इंसानी इंस्टिंक्ट में मौजूद है।
तो जब हम अपने वालिदैन का दफा और उनकी शिनाख्त नहीं भूलना चाहते तो हम अपनी मादरे वतन धरती को और अपनी तारीख को और अपनी शिनाख्त को भी नहीं भूलना चाहेंगे। जहां तक ताल्लुक है इन चीजों का, ये इंसान के ह्यूमन सेंटिमेंट्स का हिस्सा होते हैं। बात उनके एक्सपोजर की है, बात उनकी तर्जमानी की है, बात उनकी रखवाली की है। अब बात यह है कि जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि इस वक्त बुनियादी तौर पे जो कॉलोनियल स्टेट होती हैं, पहली तो बात यह कि रियासत जम्मू कश्मीर नहीं है, ये कॉलोनी है जिसको लैंड ऑफिसर कंट्रोल करते हैं। चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान का होता है, आईजी पाकिस्तान का होता है। हम मुझे तो यार जिस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का वासराय गंडापुर जैसा बंदा हो, वासराय वो बना हो, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर का वासराय मोदी हो, तो वहां कौन सी आजादियां हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों ने आवामी इतिहाज किया तो उन्हें सब्सिडी वापस करवाई। मैं मतलब कोई सदाकत साहब, वजीर अमूर कश्मीर जो होता है ये कभी ना कभी, आजकल गंडापुर साहब हैं, इससे पहले कोई दूसरे साहब थे, उससे पहले कोई दूसरे साहब थे, चूंकि हमेशा मुसल्लत तो मैं यही कहता हूं कि चाहे वो जो है वो मंजूर भुट्टो के साथ की शक्ल में हूं, चाहे वो नून लीग के किसी शक्ल में हूं, या चाहे वो गंडापुर साहब की शक्ल में हूं, आका जेलर बदलने से जो है वो कैदी आजाद नहीं हो जाते। ये जेलर होते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, तो जेलर बदलने से कभी भी कैदी आजाद नहीं हो सकते। एक तो यह कि ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है। मैं इस बात के ऊपर भी हूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आज पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाती है तो नून लीग की आ जाती है या पीपल्स पार्टी की आ जाती है, तो वो कौन से कश्मीर में दूध की नहरें बहा देंगे? पीटीआई की तो पहली दफा गवर्नमेंट आई है 1947 से लेकर तो इस वक्त तक जो जितनी गवर्नमेंट आई है उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को नोचा है, उसके वसाइल को लूटा है, उसके तारीख के साथ को मसक किया है। जिस जगह के ऊपर मुताले कश्मीर पढ़ाने पे पाबंदी है, जहां मेडिकल कॉलेज की तालीम देने पे पाबंदी थी, जहां कश्मीरी नौजवानों को अपनी तारीख पढ़ने पे पाबंदी लगा के उनको जाहिल बनाया जाता है और ताला पाकिस्तान के साथ झूठा निसाब उनको पढ़ाया जाता है, तो मैं को खाली पीटीआई के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं। बुनियादी तौर पर तो मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव मुख्तलिफ है। वो पॉलिटिकल नैरेटिव यह है कि चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, ये तो बुनियादी तौर पर जीएचक्यू के मुलाजिम होते हैं। किसी के पीछे बाजवा होता है तो किसी के पीछे ज़ियाउल हक था, तो किसी के पीछे अयूब खान था। तो पाकिस्तान के या इस खित्ते के जो गासिब कुत्ते हैं वो पाकिस्तान के जर्नल्स हैं, वो पाकिस्तान के जागीरदार हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ, वो आरएसएस का माइंडसेट है। वो आरएसएस जिसने जो है बुनियादी तौर पर गांधी जैसे शख्स को कत्ल किया, वो आरएसएस जिसने गुजरात के अंदर इंसानों को कत्ल किया, वो आरएसएस जो कश्मीरी को कत्ल कर रही है। साहब, इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें बहुत वक्त चाहिए होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो कुत्ते काबिज हैं, वो बाजवा की शक्ल में हो, वो अयूब खान की शक्ल में हो, वो ज़ियाउल हक की शक्ल में हो, वो मुशर्रफ की शक्ल में हो, वो इसी तरीके से कभी भुट्टो को पालती हैं तो उसको मारती हैं, कभी वो नवाज शरीफ को पालती हैं तो फिर नवाज शरीफ को मारती हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को पाला हुआ, इमरान खान साहब को मारेंगी। सरदार साहब, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, रहेंगे। पूरी दुनिया के हर मुल्क के इंटरनल इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद है। इंडिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में ये इंटरनल इश्यूज हैं। लेकिन तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम्स है। वहां पे आटा महंगा है, दवाई अस्पतालों में नहीं है, तालीम में वहां पर मैं 2 मिनट में अपनी गुफ्त को खत्म करता हूँ। शायद साहब मैं आपको बताता हूँ, उसी तरफ आता हूँ मैं। ये इनके जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो हमारे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। मोदी के रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के कब्जे के ऊपर जो है वो 335 का खात्मा हुआ, 370 का 35A का खात्मा हुआ और 370 का खात्मा हुआ। इसलिए मोदी का इक़्तिदार जो वो मेरे लिए भी ज़ाहिर कातिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान तबका जो भी आता है, उससे जब पाकिस्तानी कौम मुतासर होती है तो वह रियासत जम्मू कश्मीर में मुतासर होती है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल लूटे जाते हैं। सरदार साहब माजरे चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन मेरा बहुत मासूमाना सा क्वेश्चन है कि जहां पर अगर मोदी ने आपके हुकूक छीने हैं, इस तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपके हुकूक छीने, तो खुद वहां पे कश्मीरियों ने क्या किया है? कश्मीरी कहां पे खड़े? कश्मीरियों की क्या? मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ।
मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली की और आवाम के हुकूक की जो रास्ते की रुकावट है वो कश्मीरी खुद है। वो हिंदुस्तान के आलाकार हूं, वो पाकिस्तान के आलाकार हूं। वो जो सहूलतकार होते हैं, आलाकार होते हैं, मीर जाफर होते हैं, मीर सादक होते हैं, उनकी वजह से खित्ते गुलाम होते हैं, उनकी वजह से गुलामियां आती हैं, उनकी वजह से गुर्बत होती है, उनकी वजह से अफलास का जोर होता है। इसी तरीके से जो गासब कुत्ते होती है तो उनका एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म होता है डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल, जो बर्तानिया ने बड़े सगीर के अंदर आके किया था, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अमेरिका कर रहा है, अमेरिकी साम्राज्य कर रहा है। और वही फार्मूला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जो है वो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल और कंफ्यूज एंड रूल कर रहे हैं। और फिर एजेंटोक्रेसी एक मैकेनिज्म है, जैसे डेमोक्रेसी है, एजेंट क्या अरेस्टोक्रेसी है, मेट्रोक्रेसी है, इसी तरीके से एजेंटोक्रेसी भी है, एक पूरा मैकेनिज्म है सरमायादारी तो इंपीरियलिज्म का। एजेंटोक्रेसी में ये होता है कि आप अपने एजेंट्स पैदा करें, वो पॉलिटिकल पार्टीज में हूं, वो पुलिस में हूं, वो अदलिया में हूं। तो मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर की जो अदलिया है, आजाद कश्मीर की जो पुलिस है, आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट्स हैं, आजाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, क्या ये रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के नुमाइंदे हैं या अपने ऊपर गासिब कुत्तों के नुमाइंदे हैं? किसी तरह महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला जो हैं वो क्या कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे थे या हिंदुस्तान के हुक्मरान तबके के नुमाइंदे थे? सरदार साहब आज तक कश्मीरी अपने नुमाइंदे पैदा ही नहीं कर सके, अपने नुमाइंदे ऐसे बना ही नहीं सके, इतने उनको शऊरी तौर पर कश्मीरी नेशन अपने लोगों को तैयार ही नहीं कर सकी कि वो अपने नुमाइंदे चूज करें। वो अपने नुमाइंदे बनने ही नहीं देते, वो दूसरों के एजेंट ही बनते हैं। दूसरों के एजेंट आज जो आपने पिछले हफ्ते देखी होगी, जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कश्मीरियों का किरदार क्या था, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन मैं जाता हूँ सदाकत अय्याज साहब के पास, फिर आता हूँ आपके पास। सदाकत अय्याज साहब, जिस तरह सरदार साहब कह रहे हैं उस तरह मतलब आज तक कश्मीरी कहाँ खड़े हैं? कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है वो कश्मीरी बनकर नहीं की, कश्मीरियों ने कभी कश्मीरी खुद कश्मीरी बने ही नहीं है। कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है वो हमेशा बटी रहती है, कभी किसी के एजेंट होते हैं, कभी किसी के एजेंट होते हैं, खुद कश्मीरी बनकर अपना केस खुद लड़ना पसंद ही नहीं करते। क्या वजह है इसकी? शाहिद साहब, जो अनवर साहब ने बात की ना, बिल्कुल ठीक है। हम कश्मीरी खुद अपने कातिल खुद हैं, हम एजेंट खुद बनते हैं। एक धरना होता है जसकोल में, गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर उसको खाना पहुंचाती है। एक प्रोटेस्ट होता है मुजफ्फराबाद में, पुरअमन प्रोटेस्ट है, पुलिस उस पर लाठी चार्ज करती है। एक मार्च होता है, रावलाकोट से शुरू होता है, वो पतन पे पहुंचते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसमें 4-6 ग्रुप एक पार्टी के हैं, एक गवर्नमेंट के साथ है। वो हमारी नजर में वो भी वही काम कर रही है जो सो कॉल्ड हमारी क्यादत कर रही है। हम खुद कश्मीरी जो हैं हर जगह पे अपना सौदा खुद लगाते हैं। कोई वजारत के चक्कर में लगाते हैं, कोई मिशीरी के चक्कर में लगाते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के चक्कर में लगाते हैं। बेचते हम खुद अपना आप हैं। ना हमारा मकबूजा कश्मीर के साथ कोई राब्ता है, ना मकबूजा कश्मीर का कोई आजाद कश्मीर के साथ राब्ता है, ना हमने कभी एक कश्मीरी बन के ये सोचा है कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमारा फ्यूचर क्या है? सदाकत को झंडी चाहिए, चाहे वो कोई सौदा भी हो, चाहे वो किसी तरह का भी काम कर ले। अनवर साहब को ठेके चाहिए, वो चाहे कोई भी काम कर लें। इन्होंने रियासत का नहीं सोचना, मैंने रियासत का नहीं सोचना, हमने अपनी जात का सोचना है। जो 1832 की तहरीक बगावत थी, जिसमें हमारे बुजुर्गों की खालें खींची गई, कहीं पे उन्होंने ये लिखा था कि हम सुदनौती के लिए कर रहे हैं, पुंछ के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी बरादरी के लिए कर रहे हैं। वो हमारे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी। आज उनकी रूहें तड़प रही हैं कि हम किन के लिए अपनी जिंदगियां तबाह करके आए हैं, जो हर बात पे बिक जाते हैं। आज तक हम ये प्रोटेस्ट नहीं कर सके कि हमारे आजाद कश्मीर के लोगों को कैडेट कॉलेज पाकिस्तान, जो हमें अपना हिस्सा समझता है, एडमिशन क्यों नहीं देता। आज तक हमारा आईजी क्यों नहीं बनता, आज तक हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बनता। एक तरफ वो हमें अपना हिस्सा समझते हैं, अपने पंजाब से तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सिंध से बनता है, बलोचिस्तान से बनता है, कश्मीर से क्यों नहीं बन सकता, काजी क्यों नहीं बन सकता। ये वो सारी चीजें अगर बैठ के बात की जाए तो इसमें कसूरवार कश्मीरी और सिर्फ कश्मीरी हैं। हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाए, हम कश्मीर छोड़ के पिंडी इस्लामाबाद में आके रहना शुरू कर देते हैं कि कश्मीर इस काबिल नहीं है कि हम वहां रहें। ये गलती हमारी है, ये इनकी नहीं है। इनको पता है कि कश्मीरियों की औकात कितनी है। फयाजुल हसन चौहान ने बहुत अच्छी बात की थी हमारे लोगों के बारे में। हम वहां बेगैरत बन गए थे कि बदजेश ताहिर आजाद कश्मीर में जाके
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पहाड़ी बकरा कहता है और हम उसको सलाम पेश कर रहे थे, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें सब शामिल हैं। वहीं उसका रास्ता रोकते, वहीं उसको जूते मारते कि हम ये कश्मीरी हैं। कभी ये जुबान इस्तेमाल को भी तो किसी ने नहीं रोका ना। फयाजुल हसन चौहान को मैं आपको बताता हूं, इलेक्शन के दौरान रावलाकोट का एक लड़का यहाँ सुजुकी चलाता है सादगाबाद में, मैंने उसका खाना किया, उसने उसको स्टेज पे रोक लिया, कहा तू पहले कश्मीरियों से माफी मांग, तूने कश्मीरियों के बारे में जो बात की है वो सुजुकी ड्राइवर तुमसे बहुत बेहतर है, वो दिन मजदूरी करता है, कश्मीरियों के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। और रावलाकोट का लड़का था, उसने स्टेज से उतारा उसको कि जब तक तू माफी नहीं मांगेगा स्टेज पे नहीं आ सकता। वो अपनी कैंपेन का जलसा कर रहा था। अब फैजुल हसन चौहान किससे माफी मांगे? हम तो जाके में बैठते हैं। मैं अपनी क्यादत की बात कर रहा हूं, खुदा की कसम एक एमपीए मिल जाए पीटीआई का, इनको आप दौड़ते हुए देखें, वैसे तो ये चल नहीं सकते, उसके पीछे दौड़ते हुए देखें। मैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म का माइंडसेट है, चूंकि मैं ऐसी एज में बाहर चला था कि मेरे लिए ये शख्सियत कोई चीज नहीं है। कल इलेक्शन है, मैं टिकट का उम्मीदवार हूं, मैंने मैं गिरफ्तार रहा, क्यों? उसने तजलील करने की कोशिश की, मैं उस चीज को कभी तस्लीम ही नहीं कर सकता। मैं आज भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता हूं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, हमने तब्दीली का नारा लगाया था, क्योंकि मैं इनका मुलाजिम नहीं हूं। मैं नजरिए के साथ जरूर जुड़ा हूं, इमरान खान का मुलाजिम नहीं हूं। इमरान खान गलत करेगा वो गलत है, नवाज शरीफ करता है तो वो गलत है, इमरान खान भी गलत है। कश्मीरियों का सौदा कश्मीरी खुद करते हैं, चाहे वो कोई भी लीडरशिप हो। अफसोस होता है, खुदा की कसम इनकी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं, ये एक एक डिस्ट्रिक्ट के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, बाकी कश्मीर देने के लिए तैयार है। हम अपनी लीडरशिप जिसको कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के काबिल नहीं है। ये रात को जो बैठ के इनकी महफिलें होती हैं, शर्म आती है। ये खूबसूरत लिबास में बहुत बड़ा गन कश्मीर में फंसा हुआ है, पहले उस गन से जान छुड़ाएं, फिर हम कश्मीर का फैसला कर सकते हैं। अगर हम यकजा होके इस लीडरशिप को वहां से भगा दें, खुदा की कसम नौजवान लोग इस स्टेट को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। बारी साहब जिस तरह सदाकत याद साहब कह रहे हैं, इस्तेदार अनवर साहब कह रहे हैं कि हम कश्मीरी खुद आज तक कश्मीरी बने ही नहीं है, आटे की कीमतें बढ़ती ही रहेंगी, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम आटा महंगा भी खरीद के खाएंगे, हमें सेहत की सहूलतें नहीं होंगी, अस्पताल रावलाकोट में, बाग में, जफराबाद में नहीं मिलेगा, पिंडी चले जाएंगे, हमें तालीम की सहूलतें वहां पे नहीं मिलेंगी, हम इस्लामाबाद, कराची, दुबई, लंदन चले जाएंगे। लेकिन कभी कश्मीरी बनकर कश्मीरियत के बारे में नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे जो रहने वाला गरीब है, जो रेडी वाला है, जो रिक्शे वाला है, जो ये अफोर्ड नहीं करता कि वो पिंडी जाए, जो अफोर्ड नहीं करता इस्लामाबाद जाए, जो अफोर्ड नहीं करता कराची जाए, वो अपने बच्चों को कैसे तालीम देगा? उसके लिए तालीम का बंदोबस्त कौन करेगा? हम कभी ये नहीं सोचते, कभी इस इश्यू पे कश्मीरी नहीं बनते। कब बनेंगे हम कश्मीरी? जी शाहिद साहब, बहुत अच्छा वाला आपका ये। इसी की मुनासबत में ये चीज दरसता चलूं कि शायद आप लोगों के नजरों से भी गुजरा होगा। शायद सुबह मैंने पेपर खोला तो था कि जो अमरजीत साहब ने चीज का इंडिकेशन किया था कि आजाद कश्मीर के अंदर जो हॉस्पिटलों की पाकिस्तान का जो इंसाफ कार्ड का वो हुआ है, तो उसमें पुंछ जो है, तो इसमें कोई हॉस्पिटल उस लिस्ट में नहीं है। जफराबाद के, इटली के, यानी मीरपुर डिवीजन के हैं, सब के हैं, लेकिन पुंछ में नहीं है। ये जो बात ने की है, मेरी इसी चीज को आगे करते हुए मैं ये जो हमारी कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट भी हो कि एजेंडे को भी अपने इसमें अमल जाए। पुंछ को कुछ इस साजिश पीछे जा रहा है, चाहे वो रोड के हमारे जैसे कि पहले हम बात की थी कि जो तो लसडा रोड है 2017 में पाकिस्तान ने था इसका, ये साहब का ये प्रोजेक्ट था कि फाकोटा तक, उसको कहां से काट लाते लगाते और शब्द करते हुए कहां तक ले आए, ये आप लोगों के साथ। और इसी तरह से कोई मेगा प्रोजेक्ट मौजूदा गवर्नमेंट पुंछ डिवीजन के अंदर नहीं कर सकती। मैं बरमला ये कहा, और इस पहले 2-4-6 महीने रहे, मेगा प्रोजेक्ट को देखने के लिए है नहीं है। और अभी मैं आपको ये बारी साहब मैं आपके पास वापिस आता हूँ। मैं आतिफ से पूछ लूं कि आतिफ, आज जो रैली के दौरान ये डिसीजन हुआ, डिसीजन हो नहीं रहा था बल्कि कि रैली के आधे लोग कह रहे थे कि धरना शहर में दिया जाए, आधे कह रहे थे गुंडारा रोड पे धरना दिया जाए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसकी क्या वजह थी?
शाहिद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दिया। और ये था कि कल जो इनकी मीटिंग हुई है आपस में पुंछ कमेटी की, वो ये हुई थी कि हमने धरना जो है ना गाजी मिल्लत रोड पे देना है, जो रावलपिंडी से आ रही है। तो उस हवाले से इनकी जब जार में चक्कर लगाने के बाद राशिद नियाजी साहब अपना ग्रुप लेके तो वहां पे पहुंचे चौक में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सदर है। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ ही होगा, और जो ताजरान और दीगर लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमारी कमिटमेंट गुइनाला रोड की है, तो वहां पे जाएंगे। इस वजह से उनकी काफी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई और कुछ चेमोगोइयां भी शुरू हो गई। उस वजह से काफी जो है ना लोग भी मुतनफर हुए। उसके बाद इन्होंने ये कुछ लोगों ने, जो सीनियर लोग थे, जिस तरह एहसन भाई हो गए, फरहान मुश्ताक, दीगर आयजर काशिसा, इन्होंने आपस में मीटिंग की दोनों के साथ और उनको कहा कि आप बैठ के एक जगह पे मीटिंग करके अगला लाए अमल दें। तो उन्होंने फिर अगला लाए अमल यही दिया कि कल जो हमारी चीजें तय हुई थी उसी के तहत हम लोग जो है ना गुइनाला रोड पे जाएंगे। तो फिर वो गुइनाला रोड पे गए। लेकिन आतिफ गुइनाला रोड पे जाने के बाद भी चूंकि डिसीजन ये हुआ था कि धरना दिया जाएगा, लेकिन धरना नहीं दिया गया। धरना वहां से तकरीरें की गई, लोगों से खिताब किया गया और उसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। लोग वापस अपने अपने घरों को भेज दिए गए। क्या लोग इस पे खुश थे? नहीं शायद भाई, इस टाइम जो आज जो देखने में आया, जो मैंने देखा और लोगों ने देखा, वो ये था कि 18 से तकरीबन 18 साल से 25 साल 30 साल के दरमियान नई जनरेशन बाहर निकली हुई थी। क्योंकि ये आटे का इशू था, इस हवाले से वो नई जनरेशन बाहर निकली हुई थी। वो काफी गमो गुस्से में थे इस तरह के लोग। और जो फ्रंट लीडरशिप है हमारी इस पीएम की, जो पुंछ पीएम की, वो इसमें नहीं थी। उसके बाद जो सेकंड लीडरशिप थी, जिस तरह मैंने पहले भी नाम लिए, इस तरह के लोग जो थे वो भी चाह रहे थे कि हम लोग आगे चले, बैठे हैं, धरना हो। लेकिन जो कमेटी ने आपस में तय किया दीगर जगहों से राब्ते करने के बाद कि इसको खत्म करें, तो इससे लोग नाखुश थे। और दूसरी आखिरी बात आतिफ, आप मुझे ये बताएं कि तकरीबन कमोबेश कितने लोग थे? शायद भाई ये अंदाजा मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैं देख रहा था सीएमआर के गेट से देखे ना, पीछे जाहिर चौक तक लोग थे और लोग मुख्तलिफ टोलियों में आ रहे थे। कमोबेश जो मैं समझ रहा हूँ कि 7-8 हजार आदमी थे। क्योंकि जब ये बाजार में चक्कर लगाने के बाद वहां पे जहाँ चौक पे, स्क्रीन चौक पे, मंग रोड पे पहुंचे, तो वहाँ डिस्टर्बेंस की वजह से लोग दाएं बाएं हो गए थे। क्योंकि वहां पे अंदाजा लगाया जा सकता था, मंग रोड पे खुली रोड थी, वहां पे सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती थी। मगर वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो कंडीशन इस तरह नहीं बनी है कि कोई सही उनको नापा तोला या नापा जाए। आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारा दिन आप सर्दी में हमें लाइव अपडेट करते रहे, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार साहब, जिस तरह आतिफ ने बताया कि जब डिस्टर्बेंस हुई उसके बाद जितने भी लोग थे वहां पर धरना खत्म किया गया, लोगों को अपने घरों को जाने का कहा गया। लोग खुश नहीं थे उस फैसले से। डिस्टर्बेंस हुई, डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई। क्या इशू क्या था ये? हाँ शाहिद साहब, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो है हर जगह पे तकसीम मौजूद है। मैं जुज़वी तौर पर सदाकत साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात इनकी थोड़ी तस्दीक करना चाहूँ कि मैं जसकोल दर्रे में खुद मौजूद था और गवर्नमेंट का कोई खाना, वहां मैं 15 दिन सड़क पे रहा, गवर्नमेंट का कोई खाना कबूल नहीं किया गया। और बाग से, दीरकोट से लोग खाना पका के जाके देते रहे। और चिनारी जो अंजुमन ताजरान थी और बाग मुजफ्फराबाद के अंजुमन ताजरान थी, उन लोगों ने जो है ना वो भरपूर आवामी सपोर्ट की थी कि ये गवर्नमेंट के साथ हमेशा कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ और ना हो सकेगा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। वो ये है कि देखें, बुनियादी तौर पर रावलाकोट के अंदर दो ताजर तंजीमें भी तकसीम का शिकार है, दो ग्रुप है, ट्रांसपोर्ट के भी दो ग्रुप से। हमारा एक और बड़ा अलमिया है कि हम इज्तिमाई जो मफादात होते हैं या इज्तिमाई तहरीकों में अपने छोटे छोटे जो इख्तलाफात होते हैं उनको हावी कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई इज्तिमाई मफादात हो तो वहां सदाकत साहब अगर राइट पे खड़े हैं, मेरे अजीज बारी साहब राइट पे खड़े हैं, तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी में है।
वो किस जगह से हैं, वो किस ग्रुप से हैं। मुझे अगर वो सच्चाई पे खड़े हैं तो मुझे अनकंडीशनली उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए वहां, क्योंकि इमाम शरीयत ने ये बात कही थी एक कि अगर आप सच्चाई के साथ नहीं खड़े तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हैं या आप तवाइफ के कोठे पे खड़े हैं। बुनियादी तौर पे जब आवाम के हुकूक की जंग आप लड़ते हैं तो वो आवाम, चाहे वो मेडिकल की तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, आटे का मसला हो, वो किसी एक ग्रोह का या किसी एक फर्द का नहीं होता, वो मजबूत तौर पर तमाम आवाम का होता है। तो उसमें हमें ग्रोहबंदी से, पार्टियों से, इलाकों से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ एक आवाम के नुमाइंदे के तौर पे सोचना चाहिए। और ये जो चीजें होती हैं, चूंकि सियासत में कहते हैं एवोल्यूशन, इर्तिका और ट्रांजिशन फेज, तो हमारी जो इस वक्त सोसाइटी है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, वो एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। तो मैं समझता हूं कि जब हमारा ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, हमारी जो एजिटेशन चलती रहेगी, तो मुमकिन है हम लोग कल, सदाकत साहब, हम और बारिश साहब, कल यकजा होकर हम हर तरह की अपनी रियासत की बका की जंग भी लड़ सकते हैं, अपनी शिनाख्त की जंग भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमें बदकिस्मती के साथ में जो जिस पहलू की तरफ आपकी तरफ आना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो जालत का वायरस है। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो कबीला परस्ती का वायरस है। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो बुग़्ज़, हसद और मफादात और ज़र परस्ती का वायरस है। हम जब अपनी कौम को कबीला परस्ती के वायरस से निकालेंगे, हम जब अपनी कौम को ज़र परस्ती और मफाद परस्ती के वायरस से निकालेंगे, हम जब अपनी कौम को जो है वो मफाद परस्ती, खुशामंद, चापलूसी से निकालेंगे, तो फिर हम एक अच्छी बावकार कौम भी बनेंगे और हमारी इज्तिमाई जदोजहद भी होगी। और इसका इलाज कौन करता है? जिस तरह मेडिकल साइंस में जो पेशेंट होता है तो उसका बायोलॉजिकल डॉक्टर या फिजिशियन या सर्जन उसका इलाज करता है, इसी तरह सोसाइटी भी एक बॉडी होती है। उस सोसाइटी का इलाज जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल डॉक्टर करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर उसका इलाज करते हैं। उन नफरतों का, उन तस्सबात का, उन तकसीम का, उन ग्रोहबंदियों का को वो अपने विजन से, अपने विजडम से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने इखलाक से उनका इलाज करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारी कौम को जो है वो गुलामी से ज्यादा मफाद परस्ती का वायरस लग चुका है कि जिसको चाहे जब चाहे आप खरीद लें, जिसको चाहे जब चाहे आप वजारत देकर, मशीरी देकर, कागज का एक टुकड़ा थमाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं और रियासत के वकार को आप खरीद सकते हैं। मैं ये कहता हूं सदाकत यार साहब से, बारी साहब से, कि यार आप लोग तो कोई कनाडा में, कोई सऊदीया में, कोई बेल्जियम में जाके मजदूरी करके, मैं बेल्जियम में आपको मिल के आया हूं, मैं फ्रांस और जर्मनी में दोस्तों को मिल के आया हूं कि वो कितनी मुश्किल से जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना वकार से जिंदगी गुजारते हैं। मुझे बताएं कि ये जिन लीडरों के पीछे कौम को लगाया हुआ है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनके बच्चों ने कभी एक दिन भी नौकरी नहीं की है, तो ये उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए हैं? उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से आई हैं? उनके पास अरबों रुपए की जायदादें कहां से आई हैं? वो जायदादें इसी तरह रोडों की करोड़ों रुपए की करप्शन से आएंगे, वो स्कूलों के ठेकों से करप्शन से आएंगे, वो अस्पताल के ठेकों से करप्शन के आई हैं, वो आवाम के पैसे उनने गसब करके जो है वो आजाद कश्मीर के सारे लीडर, सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो उन्होंने करप्शन के जरिए पैसा कमाया, करप्शन के जरिए अपने बच्चों को सियासत में पाल रहे हैं। उन्होंने तो एक दिन भी मजदूरी नहीं की है, उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया है। तो वो मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि जिन लोगों ने गुर्बत को खिड़कियों और दरवाजों से देखा हो और गुर्बत को किताबों में पढ़ा हो, तो वो आम इंसान की क़यादत क्या कर सकते हैं? आम इंसानों का दुख और कर्ब तो वही जान सकता है जो जिसने खुद गुर्बत देखी हो, जिसने खुद जो है वो तकलीफें दी हो, जो खुद जद्दोजहद के नतीजे से आगे गया हो। तो हम ये जो मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि ये हमारे रियासत के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, ये पॉलिटिकल फर्में हैं और पॉलिटिकल फर्मों के मुलाजिम हैं। आगे उनने कोई क्लर्क रखा हुआ, कोई मैनेजर रखा हुआ है। फिर ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, ये ट्रेडर है, ये पॉलिटिकल ब्रोकर है। अब पॉलिटिकल ब्रोकर में, पॉलिटिकल ट्रेडर में और पॉलिटिकल लीडर में बहुत फर्क होता है। लेकिन सरदार साहब, इनको आप और मैं ही वोट देकर उस पार्लियामेंट में भेजते हैं, इनको आप और मैं ही नुमाइंदा चुनते हैं, कोई इनको बाहर से आके तो नहीं चुनता ना। हम वोट इनको करते हैं तो या पार्लियामेंट में जाते हैं। मैं इसके ऊपर भी आता हूं। मैं इसके देखें शायद आप खुद एक पढ़े लिखे स्टूडेंट
के स्ट्रगल के जद्दोजहद के नतीजे में आगे गए हैं। जब भी कॉलोनियल दौर होता है, गुलामी का दौर होता है, तो वहां बर्रे सगीर के अंदर बरतानिया की 40,000 फौज ने एक पूरे बर्रे आजम के ऊपर 200 साल हुकूमत की। वो क्यों की? कि यहाँ के जो राजे थे, महाराजा थे, मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, उनकी वजह से पूरे बर्रे सगीर के अंदर उन 40,000 बरतानी फौजों ने वासराओं के जरिए हुकूमत की। लेकिन उसी ऐड के अंदर भगत सिंह पैदा हुआ, फांसी चढ़ा 1929 के अंदर। उसी ऐड के अंदर मंगल पांडे पैदा हुआ। उसी ऐड के अंदर जो है वो अब सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। इसी तरीके से इस ऐड के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कुत्ते काबिज हैं, तो वहां आपने देखा कि मकबूल भट्ट तख्तादार पे नहीं लड़का। क्या यासीन मलिक साहब इस वक्त ताहर जेल के अंदर नहीं है? यासीन साहब हैं जेल में, लेकिन सारे जितने भी आजादी पसंद बड़े बड़े जितने भी तहरीकों के लोग थे वो पैदा हुए, उन्होंने जिदोजहद की। लेकिन जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त के जो इश्यूज हैं, इनका क्या सोल्यूशन है आपके पास? इसका मैं क्या कहता हूँ, इसी तरीके से आपने देखा कि गलगी बल्तिस्तान के अंदर बाबा जान और इफ्तार करवाई ने निजामती सियासत की। इसी तरीके से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी अपने बिसात के मुताबिक निजामती सियासत है। लोग चाहे बाग के अंदर पुलिस के जबर का शिकार हैं, चाहे रावलाकोट के अंदर पुलिस के जबर का शिकार होते हैं, एजेंसियों के जबर का शिकार होते हैं, चाहे मुजफ्फराबाद के अंदर एजेंसियों और पुलिस के जबर का शिकार होते हैं, वो सारे के सारे निजामतकार। चाहे जो पुलिस वाला गिरफ्तार करता है सद्दाम हयात साहब को, मैं समझता हूँ वो भी आलाकार है। और जो पुलिस वाला जो मैं इससे एग्री करता हूँ, सदाकत हयात साहब को गिरफ्तार किया गया। मैं एक आखिरी बात कहूंगा, आखिरी बात कहता हूं, वो ये है सोल्यूशन इसका हम लोगों के पास है। हम लोगों से मुराद आम इंसान के पास है कि हमारे अपने जितनी भी समाजी परतें हैं, जितने भी वकला हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्लर्क हैं, जितने भी ताजिर हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके दरमियान मकालमे को फरोग देना होगा, उनके दरमियान डालात को फरोग देना होगा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, एक दूसरे को दराज से कन्विंस करके हमें इज्तिमाई शऊर पैदा करना होगा, और फिर एक ताकत बनकर हमें अपने दुश्मन और अपने जो ऊपर काबिज कुत्ते हैं और उन काबिज कुत्तों के जो आलाकार और सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी होगी और लोगों को खुददारी देनी होगी। देखें, एक बात अजीजम आप याद रखें, आप तीनों मेरे अजीज हैं, कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से एटम बम एक ताकत है, मिसाइल एक ताकत है, तो वहां इल्म, शऊर, खुददारी, खुद एतमादी, खुद इनसारी भी एक ताकत होती है। तो हमने अपनी कौम को खुददारी देनी है, खुद एतमादी देनी है, खुद इनसारी देनी है, और उनको अपने पैर चलने का सलीका सिखाना है, अपनी जुबान से बोलने का हुनर बताना है, अपने दिमाग से सोचना सिखाना है, अपनी आंखों से देखना सिखाना है, और अपने हाथों से लिखना सिखाना है। उनको रिमोट कंट्रोल नहीं बनाना, उनको रिमोट कंट्रोल नहीं बनाना कि जो उनको जो चाहे तो इस्तेमाल करे। आई एग्री विद यू। सदाकत हयात साहब, आपके पास क्या सोल्यूशन है? हमारा तो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सदाकत साहब कह रहे हैं कि हमको खुद इत्मीनान देनी होगी, तालीम देनी होगी, उनका अपने पांव पे खड़ा करना होगा। आपके पास क्या सोल्यूशन है? माइक ऑन कर दे प्लीज। शाहिद साहब, इसका मेरे पास जो सोल्यूशन है ना, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा। जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है या जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ यही चीज है कि हमने पढ़ के इतनी एजुकेशन के बाद इतने की मुलाजमत करनी है, हमने आटा खरीदना है। ये रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, उसने देना है। इस पे अगर हमारा यकीन हो जाए, हमारे आबा अजदाद अपना उगाते थे, अपना खाते थे, वो नहीं खरीद के खाते थे। आज भी हमारे घर में अनवर साहब आज भी सब्जी खरीद के नहीं आती। हम अफोर्ड, अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की है, अफोर्ड कर रहे हैं, अपना उगा रहे हैं। हम आज भी गोश्त खरीद के नहीं लाते, हम आज भी चिकन खरीद के नहीं लाते, सब कुछ अपने घर में खुद कर रहे हैं। लोग उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल बनाया गया है, हमें हकीकत से दूर कर दिया गया। और ये सिर्फ हम कश्मीरियों के साथ हुआ है, और उसका शिकार हम खुद बने। हमने कल्चर अडॉप्ट कर लिया, कुछ इंडियन फिल्मों से, कुछ पाकिस्तानी ड्रामों से, कुछ मगरब से, नाम इधर के रहे नाम उधर के रहे। हम वही कोई किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आज हमारी यूथ की? मेरे पास गाड़ी हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे पास अच्छा फोन हो। एजुकेशन उसकी मैट्रिक भी नहीं होगी,
वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाएगा। हमें एजुकेशन से दूर किया जा रहा है। अर्ली 90s में पुंछ डिवीजन में बहुत तगड़ी तहरीक चल रही थी कश्मीर, खुद मुख्तार कश्मीर की, नशे पे लगाया गया, वो एक साजिश हुई। अब दूसरी साजिश ये हो रही है कि आज के दौर में हमें सेल फोन पे तो लगा रहे हैं, एजुकेशन से दूर कर रहे हैं। जलजला जदगान जितने भी स्कूल हैं आज भी वो टेंटों के नीचे बैठ के बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं आपको अपने बाग का, वस्ती बाग का बता रहा हूं कि इंग्लिश पढ़ा रही है एक टीचर 7th क्लास वालों को, और मैंने उससे पूछा कि आप इंग्लिश पढ़ा सकती हैं, आप FA पास हैं खुद? कहती है मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जानती हूँ। मैंने कहा आइज किसको कहते हैं? कहती है इतनी नालायक नहीं हूं, कानू को कहते हैं। खुदा की कसम करके कहता हूं, वो हमें फ्यूचर दे रही है। हमारी बाग यूनिवर्सिटी में, वुमेन यूनिवर्सिटी की पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है, वहां पे कमरुज्जमान साहब के घर के जो मुलाजिम हैं वो यूनिवर्सिटी से तनख्वाह ले रहे हैं। उनके भांजे भतीजे वो 15-16 स्केल में बैठे हुए हैं। वहां पे जो लोग मेरिट पे थे वो जी बरादरी के नहीं है, ये करके उनको फारग कर दिया गया। अब वो यूनिवर्सिटी हमें क्या देगी? वो यूनिवर्सिटी वही देगी जो तालीमी पैकेज ने 96 में हमें दिया था। मैट्रिक पास टीचर आ गए थे, उसने क्या पढ़ाना है? हमारी एक रिश्तेदार है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं उसके पास गया, मैंने कहा PTI को वोट करें। कहती है नहीं मैं कमरुज्जमान को दूंगी, उसने मेरे बेटे को ऐसी मुलाजमत दी हुई है कि वो घर बैठा तनख्वाह ले रहा है। मैंने कहा वो हराम है। कहती है नहीं नहीं ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तनख्वाह हराम नहीं होती। अब हमें इस तरफ लगाया गया है कि घर बैठे तनख्वाह मिले, उसको जॉब पे ना जाना पड़े, वो माँ के सामने रहे। वो माँ अब वो माँ नहीं रही जो आज से अगर 30-40 साल पहले की माँ को देखो, वो कहती थी कि हलाल लेके आना, खाली हाथ आ जाना, हराम ना लेके आना। वो चीजें सारी खत्म हो गई हैं। हमें लगाया गया है सेल फोन, गाड़ी और गर्लफ्रेंड। यानी मैं अनवर साहब, मैं कनाडा से 6 साल बाद जब वापस आया, मैं कसम खा के आपको कहता हूं कि जो सूरत-ए-हाल मैंने बाग में देखी, मैंने वो वैंकूवर नहीं देखी। वहां खुल के लड़कियां कहती थी मैं दोस्त के साथ जा रही हूं। हम वहां पाकिस्तानी एक दूसरे से ये चीज छुपाते थे। दूसरा लेकिन जो जसकोल धरने का मैंने सुना था, वो मैं अनवर साहब आपसे मादरत करता हूं, वो मैंने जसकोल धरने वाली बात सुनी थी। सदाकत साहब, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना ये चेंज करना है। हमने अपनी आने वाली नस्ल को एजुकेशन की तरफ वो करना, और उनको हिस्ट्री वो पढ़ानी है जो सच है। जो झूठ हम पढ़ रहे हैं ना, इसको जब तक नहीं छोड़ते, किसी भी माशरे में तबाह करने के लिए उसके पास सबसे बड़ा जो आपके पास हथियार है, वहां झूठ फैलाओ। आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब झूठ है, हम सब फ्रॉड है। अब्दुल बारी खान साहब, आप आखिर पे हैं, आखिर में ये बताएं कि दोनों मेरे पैनलिस्ट ने सोल्यूशन को बता दिया, आपके पास क्या सोल्यूशन है? क्या कहते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? जी शाहिद भाई, जो भी बातें सरदार अनवर साहब ने की है या सदाकत भाई ने की है, मैं सारी बातों को इंडोर्स करता हूँ। कोई शक नहीं है कि कौमें उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने पाँव पे, अपनी तारीख पे, एजुकेशन पे नहीं खड़ी होती। ये तो बुनियादी चीज है। लेकिन मैं मौजू की तरफ आऊंगा, मतलब चूंकि मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है अभी। मैं ये जो तहरीक अभी चल रही है आटे के खिलाफ, और ये तो मैं ये यहाँ चीज अर्ज करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों की नजरों से भी गुजरा है कि ये तहरीक शुरू होने से पहले ही इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। जैसे सरदार साहब ने भी कहा कि डिले टैक्टिस की, वो तो है ही है, लेकिन सुबह न्यूज़पेपर में सारे में सब लोगों ने पढ़ा है कि ना कोई पहिया जाम होगा, ना कोई जो है ना शटर डाउन होगा। ये किसकी तरफ से बयान था? ये अंजुमन ताजरान की तरफ से बयान था, ये ट्रांसपोर्ट सुप्रीम हेड की तरफ से। झूठा था सच्चा था मुझे नहीं पता, मैंने खुद पढ़ा, आप सारे धरती उठा के देखें, बाकी अखबार उठा के देखें, उनमें ये लिखा था। लेकिन अवामी ताकत के आगे ये लोग मजबूर हो गए घुटने टेकने के ऊपर। अगर इनकी नीयत थी या नहीं थी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन बयान इनकी तरफ से वाजे, और अखबार में अभी तक कोई तरदीद अगर कल आएगी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे कि पहले यहाँ काफी बात हो चुकी है कि इस तहरीक को अगर मरकजी बॉडी बना के तो मुजफ्फराबाद का घेराव किया जाए, वज़ीर आज़म उसका घेराव किया जाए, जहां आपकी तो कवरेज है ही है, दुनिया के बड़े चैनल वहां पे आए, BBC, CNN, अल जजीरा, सारे आके इसको कवर करें। और जब तक के ये जो है ना ये जालमाना इजाफा हुआ है अशिया खुर्द और नोश पे, और स्पेशली आटे पे और चीनी पे और इन चीजों पे, तो ये अगर कीमतें वापस पुरानी सतह पे नहीं जाती, उस वक्त तक आवाम का धरना जारी रहना चाहिए। और हमारी हर किस्म की सपोर्ट, जैसा कि आपकी भी, आपकी जितना रोल बनता आप प्ले कर रहे हैं,
और आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा जितना बनेगा, चाहे वो कंट्रीब्यूशन में हो, अखलाकियात में हो, राब्ते में हो, हमारे कोलीग्स हैं, भाई हैं, तो हम हर सतह तक जाएंगे। और ये एक्शन कमेटी जो हमारी है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जफराबाद के घेराव की 26 तारीख को जो मीटिंग है, इसको मुनज़्ज़म करके जफराबाद वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के घेराव की कॉल दें और उसमें हम फैसला कुन जो है ना रिजल्ट लें, ताकि आवाम के सेंटीमेंट को और आवाम के हुकूक को बहाल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी खान साहब आपका मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। सरदार अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी 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 बोले प्लीज। वो सजेशन ये दूंगा अपने दोस्तों की मौजूदगी में कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों को मारा जाता है, हमारे पढ़े लिखे दोस्तों को गिरफ्तार करके उनको तजलील की जाती है, अगर ये रवश तब्दील ना की गई तो हमें इन लीडरों के बच्चों को, इन कमिश्नर और डीसी के बच्चों के साथ भी हमें वही करना पड़ेगा, ताकि इनको पता चले कि किस तरीके से गरीबों के बच्चों के साथ शद्दत किया जाता है। इसलिए ये इसको वार्निंग समझें या इसको हमारी आने वाली स्ट्रेटेजी समझें, क्योंकि हमने पूरी, आपको सबको पता है कि हमने पूरी जिंदगी मजामत में गुजारी है। हमने थानों, जेलों और शद्दत हमारा रास्ता ना रोक सके ना रोकेंगे। इसलिए मैं आज आपके चैनल से उन मुख्तदर कुफ्तों को, उन हुक्मरानों को, उन डीसी और एसपी और कमिश्नर को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके गुंडू का लोटियां हमारे बुजुर्गों पे बरस सकती हैं, हमारे बच्चों के गिरबान पे जा सकती हैं, तो आपके बच्चे हमारी पहुंचों से दूर नहीं होंगे, आप हमारी पहुंचों से दूर नहीं होंगे। आपके दफ्तर होंगे, हमारे वहां जूते होंगे, आपके हाथ गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। हमारे हाथ इतने कमजोर नहीं है। तो इससे मैं समझता हूं कि नौजवानों को हमें ये ताकत देनी होगी कि वो डीसी, एसपी, कमिश्नर, वजीर आजम, वजीरों के बच्चों को भी रोकें, उनकी गाड़ियों को भी रोकें और उनको भी रोकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी साहब आपका, बहुत शुक्रिया सदाकत याद साहब आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात मेरे साथ रहने का आपका सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, आज जो आटे का इश्यू था उसकी लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दी कि आज जो धरना मांग तोराड़ में जो आखिरी धरना शाहराए गाजी मिल्लत पे जारी था, वो कमिश्नर साहब से कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया है। कमिश्नर साहब ने वहां पे एग्रीमेंट किया है मुजाहिरीन के साथ कि 5 दिनों के अंदर अंदर आटे की जो कीमत है, पुरानी कीमत पे आटा आप लोगों को मिलेगा, कीमत बैक की जाएगी और आपको पुरानी कीमत पे आटा मिलेगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट आज की जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि कीमतें वापस करने का एग्रीमेंट कमिश्नर ने मुजाहिरीन के साथ शाहराए गाजी मिल्लत पे किया है और वहां से धरना खत्म कर दिया गया है। खवातीन हज़रात, फ्रांस में जो इनकलाब आया था, उस इनकलाब आने की जो बुनियादी वजह थी वो यही रोटी थी। और मैं समझता हूं कि जो पुंछ डिवीजन के अंदर आज जिस तरह लोग रोडों पर निकले हैं, जिस तरह लोग आज बाग, सुधनोती, रावलाकोट, टाडकल, हजीरा में रोडों पे निकले हैं, ये इनकलाब की तरफ पहला कदम है और ये इनकलाब की तरफ पहला कदम है और ये एक कामयाब कदम है। क्योंकि आज मैंने देखा कि जितने भी लोग मुजाहिरीन, जितने भी लोग वहां पे आए हुए हैं, उनमें मोस्टली लोग जो 18 और 30 साल के दरमियान में थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत ही पोटेंशियल थे, बहुत ही बाहौसला थे और बहुत ही पुरअज़्म थे। ऐसे पुरअज़्म नौजवानों के सामने रियासतें अपने घुटने टेक दिया करती हैं। ऐसे पुरअज़्म नौजवानों के सामने उनकी जिद्दोजहद कभी कोई रोक नहीं सकता। ऐसे पुरअमन नौजवानों के सामने कभी भी कोई भी दीवार उनके रास्ते में कभी हाइल नहीं हो सकती। ये एक आटे का इशू है। इस आटे के इशू पर ये जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। कीमतें रिवाइज हर सूरत में करवाई जाएंगी। लेकिन ये एक आटे का इशू ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वहां पर हेल्थ के इश्यूज हैं, वहां पर आपके तालीम के इश्यूज हैं, वहां पर दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही खत्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पर आप देखें कि आपके पास जो इंटरनेट की सहूलत मौजूद है वो भी आप पैसे दे के खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं है कि उसके पैसे दिए जाएं। इसलिए मैं आप जितने भी आज के नौजवानों पर निकले हुए थे, पुरअज़म, बाहौसला, बाहिम्मत नौजवान थे, उन सारे नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी सफों में इताअत पैदा करें। अपनी सफों में इताअत पैदा करके ही आप अवामी हुकूक की जंग को जीत सकते हैं। आपकी जिद्दोजहद बहुत ही सानी है, आपकी जिद्दोजहद बहुत ही अजीम है। खवातीन और हज़रात, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहे, आज का प्रोग्राम देखा। कल अगले हफ्ते फिर अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।